नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करते हैं। रीट मेंस के लिए जो हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज शुरू किया था, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे थे। उसी दौरान आज हम लोग बात करेंगे थर्ड यूनिट की, जिसमें हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सही आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? कौन सा ऐसा पर्सनालिटी का एक टेस्ट है जो डायग्नोस्टिक के लिए उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, वैलिड है। तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? देखिए ऑप्शन आपके पास क्या है। पहला है आपके पास MMPI, पहला है आपके पास MMPI, दूसरा है 16PF, तीसरा है EPPS और TAT। तो देखिए व्यक्तित्व परीक्षण का जो नैदानिक फील्ड में यूज किया जाता है वो है MMPI। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। MMPI का फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। एक ऐसी सूची है जिसका विकास हाथावे एवं मैकिन्ले ने 1940 में किया था। ठीक है, ये क्या है? मिनेसोटा मल्टीफैजिक, ठीक है, पर्सनालिटी इन्वेंटरी कहा जाता है, जिसको हाथवे व मैकिन्ले, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैकिन्ले ने इसको डेवलप करी थी। कब डेवलप करी थी? तो 1940 में, 1940 में डेवलप करी थी। ठीक है, और ये क्लिनिकल फील्ड में यूज होता है। ठीक है, पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए। चलिए, तो सही आंसर आपने देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्निहित क्षमताओं तथा समताओं का अध्ययन करता है। देखिए क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, समूह विभिन्नताओं का, व्यक्तिगत क्षमताओं का, व्यक्तिगत क्षमताओं का। ठीक है, तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमताओं एवं सक्षमताओं का अध्ययन करता है। किस चीज का? तो जो व्यक्ति में अंतर्निहित है और हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो सबका जो अध्ययन करने की जो तरीका होगी वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, और उसका क्या होता है, रिजल्ट भी अलग अलग आता है। और ये क्या अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है व्यक्तिगत विभिन्नता का। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्यक्तिक विभिन्नता होती क्या है। तो व्यक्तिक विभिन्नता क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता है, उसमें कुछ न कुछ अंतर जरूर होंगे। उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो थिंकिंग है, उसकी मेमोरी है, सब में क्या होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग है, सब में क्या होती है, कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। उसी की बात यहाँ पे किया जा रहा है और उसी को क्या बोलते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। देखते होइएगा कि दो व्यक्ति का परफॉर्मेंस एक जैसा नहीं होता। दो व्यक्ति एक जैसा पढ़ाई करता है लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है? ठीक है, देखिए व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्ति की व्यक्तिक विभिन्नताएं और चारित्रिक विभिन्नताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नताएं। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नताएं ही वो क्या है, कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है, अभिरुचि में, अभिवृत्ति में, उपलब्धि में और लिंग में क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। वो व्यक्तिक विभिन्नताओं के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्यक्तिक विभिन्नताएं की बात जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप जान लीजिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं पर सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो व्यक्तिक विभिन्नताओं पर सर्वप्रथम अध्ययन, ये आप थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहां से पूछ लिए जाते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नताओं पर सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय या विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो वो है आपके एफ गाल्टन। ठीक है, एफ गाल्टन। कब किए थे? 1879 में। ठीक है, आपको याद रखना है, गाल्टन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती है। क्या आशा नहीं किया जा सकता है? योग्यता अनुसार समूह में क्या करना,
बांटना, उसको विभक्त करना, ये भी क्या होती है, आशा की जा सकती है। ठीक है, ये आशा की जा सकती है शिक्षक से, ऐसा शिक्षक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग समायोजित करना पाठ्यचर्या को, ये भी सही होता है। ठीक है, शिक्षक को करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना चाहिए, ये नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को कि बच्चे को ही खुद से पढ़ने के लिए छोड़ दें या स्वाध्याय के लिए छोड़ दें। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चौथा क्या है, शिक्षण विधियों को समायोजित करना, ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही एक शिक्षक को शिक्षण विधियों को समायोजित करना चाहिए, तो ये भी सही है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आशा नहीं की जा सकती है, और यहाँ पे क्या है, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा तीसरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है वो शिक्षक को क्यों समझना चाहिए, उससे क्या होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछी जा रही है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, तो देखिए ये पार्शियली सही लग रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता अगर शिक्षक को पता होगा तो वो क्या कर सकते हैं कि अनुशासन बनाए रखने में उसको मदद मिल सकती है। पार्शियली सही है, कंप्लीटली सही ये भी नहीं है। छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन करना, ठीक है, ये भी क्या है, पार्शियली सही है कि स्टूडेंट की क्या कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग गृह कार्य देना और उसका मूल्यांकन करना। शिक्षण अधिगम क्रियाओं को योजना बनाने में, क्रियाओं की योजना बनाने में, देखिए ये कंप्लीट सही आंसर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में, ये भी पार्शियल है, कंप्लीट सही नहीं है, लेकिन जो सबसे सही है वही आपका सही आंसर होगा। तो ये क्या है, ये आपका सबसे सही आंसर है। क्या है, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में एक शिक्षक को हेल्प मिलती है जब शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान रखता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। देखिए अभिक्रमित जो अधिगम है या अभिक्रमित अधिगम सामग्री के बारे में शिक्षक को जानना जरूरी है। ऐसा क्यों है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, सही है, ये भी सही लग रहा है। सामग्री बहुत रोचक होती है, ठीक है, ये भी सही लग सकता है, सही पार्शियल हो सकता है। ठीक है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी पार्शियली सही लग सकता है। सामग्री बहुत आकर्षक होती है। ठीक है, आकर्षक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये आकर्षक से मतलब नहीं है। हाँ, वो रोचक हो ये जरूरी है, लेकिन आकर्षक हो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि अभिक्रमित अधिगम सामग्री होता क्या है। ठीक है, तो अभिक्रमित अधिगम सामग्री एक ऐसी सामग्री होती है जिसको काफी क्रमबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पेस से, अपने अकॉर्डिंग, अपने कह सकते हैं कि जो एबिलिटी है उसकी, जो उसकी मेंटल एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। देखिए व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, चूंकि व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व का इंग्लिश क्या होता है, व्यक्तित्व का इंग्लिश होता है पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी क्या है, लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। ठीक है, परसोना, और परसोना का क्या मतलब होता है, परसोना का मतलब होता है मुखौटा। ठीक है, मुखौटा लगा करके विभिन्न सिचुएशन में विभिन्न तरह से क्या किया जाता है, अपने को प्रेजेंट किया जाता है, अपने को उपस्थित किया जाता है। ठीक है, एक तरह से परसोना का मतलब होता है मास्क। ठीक है, मुखौटा, नकली चेहरा। ठीक है, और ये किससे हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो परसोना शब्द से हुई है। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, परसोना। ठीक है, तो आपका
एक्सप्लेनेशन से पता चल गया होगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा पर्सोना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको याद रखना है कि ये जो समायोजन की बात होती है, ठीक है, एक ऐसा गत्यात्मक संगठन है व्यक्तित्व जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। तो ये वातावरण और पूर्व समायोजन को निर्धारित करने की क्या करना एक संगठन है, वो कौन बातें करते हैं, तो वो बातें करते हैं G.W. आल्पोर्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है, आल्पोर्ट ने ये डेफिनेशन दिया है। व्यक्तित्व का कुछ डेफिनेशन और भी जान लीजिए। जैसे गिलफोर्ड ने कहा, क्या कहा, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन कुछ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। देखिए व्यक्तित्व का जो कह सकते हैं कि डिवीजन हुआ या उसका क्लासिफिकेशन हुआ कि व्यक्तित्व का प्रकार कैसा होगा, ठीक है, किस किस प्रकार के व्यक्तित्व पर्सनालिटी होंगे, कैसे किसी व्यक्ति को उसके पर्सनालिटी के आधार पे अलग अलग किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा। इसी क्रम में व्यक्तित्व का जो पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हुआ वो किसने किया था, हिप्पोक्रेट्स ने किया था। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ने किया था। और हिप्पोक्रेट्स ने जब प्रकारात्मक एक तरह से इसका वर्गीकरण किया तो वहां पे क्या किए, उन्होंने 4 प्रकार के पर्सनालिटी को उजागर किया। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है जिसको क्रोधी बोला जाता है। ठीक है, क्रोधी स्वभाव के। दूसरा होता है जिसको बोला जाता है निराशावादी, निराशावादी। तीसरा होता है उसको बोला जाता है उत्साही। और चौथा जो होता है उसको बोला जाता है विरक्त। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ प्रकार बतलाए थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, हिप्पोक्रेट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, देखिए अंतर्मुखता और बहिर्मुखता की बात कौन करते हैं, इस आधार पे कि कुछ जो पर्सनालिटी के कुछ लक्षण होंगे जिसमें क्या होगा कि कुछ व्यक्ति क्या होंगे, अंतर्मुखी होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहिर्मुखी होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें नाम किनका आता है फर्स्ट में, तो वो आता है हैंस आइजेक का। ठीक है, जिन्होंने व्यक्तित्व के इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के आधार पे क्या किया था, क्लासिफाई किया था, उसको कैटेगराइज किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। देखिए अंतर्मुखी बहिर्मुखी की बातें किए तो हैंस आइजेक, अंतर्मुखी बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी जान गए क्या होता है, बहिर्मुखी क्या गए, उभयमुखी क्या होता है कि जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को शो करते हैं। ठीक है, तो वो किसने दिए हैं, तो उसमें नाम आता है किनका, जुंग का नाम आता है। ठीक है, उसमें आता है जुंग का नाम। ठीक है, जो 3 तरह की बताएं, कौन कौन, तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपना विचारों के आधार पे व्यक्तित्व का विभाजन 3 भागों में किया गया है, अमूर्त विचारक, विचार विचारक और एवं स्थूल विचारक। यह विचारक कौन है जिन्होंने इस तरह से डिवीजन किया है पर्सनालिटी का। ठीक है, तो वो है आपका थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार से डिवीजन किया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि एक होता है जिसको बोलते हैं अमूर्त, ठीक है, दूसरा होता है विचार और तीसरा स्थूल विचारक। ठीक है, इसी को अगर देखिए तो जो स्थूल होता है उसको कंक्रीट थिंकर बोला जाता है। ठीक है, जो आपका अमूर्त होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकर या सूक्ष्म विचारक। ठीक है, और जो आपका विचार विचारक होता है उसको प्रत्यक्ष विचारक बोला जाता है। तो क्या हो गया आपका,
कि एक हो गया जो प्रत्यक्ष हुआ, जो विचार विचारक हुए वो हो गए आपके आइडियल थिंकर, जो सूक्ष्म होते हैं या जो अमूर्त होते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं, जो स्थूल विचारक होते हैं वो कंक्रीट थिंकर होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी का जो कैटेगराइजेशन किया गया ये किसके द्वारा किया गया, थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का प्रकार प्रस्तावित किया गया। प्रकार टाइप ए, आप देखते होइएगा कि कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा कि टाइप 1 पर्सनालिटी, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, टाइप सी पर्सनालिटी। ठीक है, तो देखिए टाइप व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है फ्रीडमैन एंड रोजेनमैन द्वारा। ठीक है, व्यक्तित्व का ए प्रकार, और व्यक्तित्व का बी प्रकार भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है, टाइप ए प्रकार ए एवं प्रकार बी, ये किया गया है किसके द्वारा, इनके द्वारा, फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन द्वारा। एक और पर्सनालिटी होता है जिसको बोलते हैं प्रकार सी, और प्रकार सी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये प्रतिपादित किया गया है मॉरिसन द्वारा। ठीक है, मॉरिसन द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आपने देख लिया क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देने का श्रेय जाता है सिगमंड फ्रायड को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने ही क्या बताया था, साइको एनालिटिक पर्सनालिटी थ्योरी की बात करते हैं, और इनके अनुसार क्या है, व्यक्तित्व के 3 अंग की बात करते हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, व्यक्तित्व के अंग, जिसमें इन्होंने बात करी है, व्यक्तित्व के अंग में इन्होंने बात करी है क्या, 3 तरह के, जिसको बोलते हैं, एक को ईदम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ईड, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ईगो अहम, जिसको बोलते हैं ईगो, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं परा अहम, या अति अहम या परम अहम भी बहुत लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपर ईगो। ठीक है, ईद जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल पे आधारित होता है। ये चाहता है कि इसको मतलब इंस्टेंट क्या हो, प्लेजर मिले। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है मतलब जैविक होता है। ठीक है, जैविक होता है। आपका ईगो जो होता है वो क्या होता है, वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, वास्तविकता से इसका संबंध होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। और जो सुपर ईगो होता है वो मोरालिटी पे काम करती है, मोरल प्रिंसिपल से क्या होती है, वो एक तरह से डिटरमाइन होता है, मोरल प्रिंसिपल पे आधारित होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा, सही आंसर क्या हो गया इसके, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया है सिगमंड फ्रायड द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त और सामाजिक इच्छाओं का संबंध है। देखिए जो अतृप्त होती हैं, जो सामाजिक जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, उसका संबंध होता है ईड से। ठीक है, ईड से उसका संबंध होता है, ईड से। ये बायोलॉजिकल होता है, और ये क्या होता है कि जितने भी हो सकता है कि इसको क्या चाहिए कि अचानक, या कह सकते हैं कि इसको काफी जल्दी में इसको चाहिए सेटिस्फैक्शन, इसको खुशी चाहिए। ठीक है, क्या गलत है क्या सही है ये डिसाइड नहीं कर पाता, यहाँ पे नहीं कर पाता। ठीक है, और इसको चाहिए सेटिस्फैक्शन, इसको चाहिए प्लेजर। ठीक है, ईद को। ठीक है, अहम समझ ही गए, अहम क्या होती है, रियलिटी प्रिंसिपल्स, क्या सही है क्या गलत है की बातें करते हैं। पर अहम जो होता है जो नैतिकता से आधारित होता है, कि आपको पता है कि किस सिचुएशन में किस तरह से आपको एक्ट करना है, बिहेव करना है। ठीक है, तो उसकी बातें होती हैं पराअहम में। तो इसका आंसर आपने देख लिया, अतिरिक्त सामाजिक असामाजिक इच्छाओं का संबंध ईदम से होता है। ठीक है, ईड से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन होता है। देखिए जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, देखिए क्योंकि ये क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पे आधारित है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे आधारित है। अब चूंकि प्लेजर प्रिंसिपल पे आधारित है तो हमेशा तो आप हर काम के लिए तो आप
तत्पर नहीं रहेंगे, हर काम को करना सही भी नहीं होता है, आपको प्लेजर मिलेगा, कोई भी गलत काम भी करने से, आपको चोरी करने से आपको खुशी मिल रही है मान लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में टैबू है और आपको उससे प्लेजर मिल रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको कहीं भी प्लेजर के लिए कहीं भी करना शुरू कर दें, कुछ भी करना शुरू कर दें। तो क्या होता है कि आप उसको स्टोर करके रखते हैं, और उसको स्टोर कहाँ पे करके रखते हैं आप, तो उसको स्टोर करके रखते हैं आप ईद में, ठीक है, ईदम में उसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया। देखिए अवचेतन भाग के बारे में बात करते हैं सिगमंड फ्रायड। इन्होंने मन के तीन अवस्थाओं की बातें करते हैं, ठीक है। और तीन अवस्थाएं क्या होती हैं, एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अवचेतन, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं अचेतन, ठीक है। अब देखिए ये तीनों की बातें कौन करते हैं, सिगमंड फ्रायड। अब इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसका अहम रोल होता है, ठीक है। तो आपके बिहेवियर में जो आप बिहेव करते हैं या जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो डिटरमाइन होती है 10% इसके द्वारा, चेतन मन द्वारा, और 90% अचेतन मन द्वारा। मतलब कहने का मतलब है कि अचेतन मन ही आपके व्यवहार को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस और प्रभावित करता है, ठीक है। कितना, 90%। ये 9/10 के रूप में भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको दिखेगा, ये 1/10 के रूप में लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अचेतन मन का कितना भाग होता है, चेतन मन का कितना भाग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने इस पे काम करी है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अहम का कार्य है नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना। ये अहम का कार्य नहीं है, नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना ये किसका कार्य है, ये कार्य है आपका परा अहम का, ठीक है। ये परा अहम का कार्य है, नैतिक आचार्य की बातें परा अहम करेगी। ईद एवं वास्तविकता के भी समन्वय की भूमिका निभाना। देखिए ये अहम का कार्य होता है। अहम क्या करती है कि जो ईद है और जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसके बीच में क्या करना, समन्वय को स्टैब्लिश करना, ठीक है, समन्वय बनाना। ये किसका काम होता है, अहम का काम होता है, ठीक है। ये अहम का काम होता है। अतिरिक्त इच्छाओं का भंडारण करना, तो ये आपने अभी देखा क्वेश्चन में, ये किसका काम है, ईद का काम है, ठीक है। और हमारी सहानुभूति की प्रतीक्षा का मार्ग अतिरिक्त करना, ये भी क्या होती है, ये होती है ईद का कार्य, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया ये सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी किसके द्वारा दिया गया है। टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो चलिए थोड़ा सा टीएटी के बारे में जान लेते हैं। टीएटी का क्या है कि ये दिया गया है किसके द्वारा, ये दिया गया है मॉर्गन व मुरे द्वारा, ठीक है। ये दिया गया है, कब दिया गया, तो ये दिया गया था टीएटी को स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। 1940 में एमएमपीआई आई थी और 1934 में ये 35 में ये आया था, ठीक है। टीएटी को डेवलप किया गया था किसके द्वारा, मॉर्गन एंड मुरे द्वारा। थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें कितने कार्ड होते हैं, इसमें 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, 30 कार्ड पर ये चित्रित होता है, 30 कार्ड चित्रित होंगे, और एक कार्ड जो होता है वो सादा होता है, ठीक है, वो ब्लैंक होता है, ठीक है। अब देखिए 30 कार्ड है, उसमें से भी क्या होते हैं, 20 कार्ड को ही यूज किया जाता है, 10 कार्ड का इस्तेमाल होता है मेल के लिए, 10 कार्ड होता है फीमेल के लिए, और 10 कार्ड दोनों के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ चित्र बने होते हैं, और उसी चित्र के आधार पे आपको क्या किया जाता है, कहानी लिखने को दिया जाता है। 5 मिनट का टाइम होता है, आपको जो मन में आ रहा है कहानी लिखिए। एक सादा होता है, उस पे भी क्या होता है, आपको एक इमेजिन करना है कि इस पे भी एक फोटो है, आपके अपने इमेजिनेशन से होगा, और उसके आधार पे भी आपको एक कहानी लिखना होगा, और उसी के आधार पे क्या होता है, आपके पर्सनालिटी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये एक कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कह सकते हैं टीएटी है, ये क्या है, ये एक प्रक्षेपीय
प्रक्षेपीय क्या है, परीक्षण है, ठीक है, परीक्षण है, प्रक्षेपीय परीक्षण है, और ये आत्मनिष्ठ प्रकार का होता है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ ना होकर के आत्मनिष्ठ स्वभाव का होता है, ठीक है, आत्मनिष्ठ स्वभाव का होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपने देखा मॉर्गन एवं मूरे द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है। प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता क्या होती है कि प्रक्षेपीय जो परीक्षण होती हैं उसमें अस्पष्ट उद्दीपक होता है, ठीक है, अस्पष्ट उद्दीपक होता है, ये उसकी क्या है, विशेषता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये विशेषता है, ठीक है। व्यक्ति परक प्रत्यक्षण होता है, ये भी विशेषता है। ये क्या, अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है, आपको जो मन में आ रहा है आप कहानी लिख सकते हैं, जो मन में आ रहा है आप रिस्पॉन्स करिए, तो ये भी क्या होती है, ये विशेषता है। लेकिन ये विशेषता नहीं है, वस्तुनिष्ठ व्याख्या होती है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण होते हैं उसकी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रोडसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्ड पर विभिन्न रंग होते हैं, ठीक है। देखिए रोडसा जो टेस्ट था, वो रोडसा टेस्ट क्या था, हरमन रोडसा द्वारा डेवलप किया गया था, और रोडसा टेस्ट को ही क्या कहा जाता है, रोडसा टेस्ट को ही स्याही धब्बा परीक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, स्याही धब्बा परीक्षण भी कहा जाता है, इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, ठीक है, इंग्लिश। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था हरमन रोडसा द्वारा, ठीक है, डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था ये भी देख लीजिए, 1921 में डेवलप किया गया था, ठीक है। ये एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इसमें क्या होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे कितने कार्ड होते हैं, कुछ परीक्षण के बारे में देखते हैं। 10 कार्ड होंगे, ठीक है, और विभिन्न तरह के उस पे क्या होते हैं, फोटो बने होते हैं, रंग बने होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 10 कार्डों में से 3 कार्ड जो होते हैं उस पे क्या होते हैं, काले एवं सफेद रंग के होंगे। अब देखिए 3 कार्ड देख लिए, ठीक है, 2 कार्ड होते हैं जिसपे काले सफेद एवं लाल रंग के होते हैं, ठीक है, लाल रंग। और जो कितने कार्ड बच गए आपके, जो यहां पे क्या होंगे, जो 2 कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, काले एवं लाल। 2 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं काले एवं लाल, ठीक है, सफेद नहीं होंगे। और जो यहाँ पे बचते हैं 3, 2, 5, 2, 7, 3 कार्ड बच गए, वो क्या होते हैं, विभिन्न रंग के होते हैं, ठीक है, उसमें विभिन्न कलर होंगे, विभिन्न रंग होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, विभिन्न रंग के कार्ड कितने होते हैं, 3। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रोडसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग होते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, इससे आपको पता चल गया होगा कि 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिसपे विभिन्न रंग होते हैं, ठीक है। चलिए ये भी क्या होता है रोडसा, ये भी क्या है, प्रक्षेपीय है, ठीक है, प्रक्षेपीय परीक्षण है। और प्रक्षेपीय परीक्षण की क्या विशेषता होती है वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, तो उसके आधार पे आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों की संगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु रखा गया, ठीक है। देखिए जो बालकों का टेस्ट था, क्योंकि एक तो आपने देखा क्या था कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो टीएटी था उसको मॉर्गन एवं मरे ने डेवलप किया, लेकिन ये वो क्या था, वो एडल्ट के लिए था, और ये क्या है, बालकों के लिए। बैलक ने क्या किया, एक ये साइकोलॉजिस्ट का नाम है जिन्होंने सीएटी को डेवलप किया, सीएटी को डेवलप किया, ठीक है, चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है। और इसमें एज क्या रखा गया, तो इसमें था कि 3 से लेकर के 10 वर्ष के बालकों का क्या करना, जो व्यक्तित्व है उसको मेजर करना, ठीक है। तो ये आपने देखा किसने डेवलप किया, ये आपने देखा कब डेवलप किया, ये भी देख लीजिए, इसको 1948 में डेवलप किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है,
ठीक है। देखिए कैटल ने जो एक इन्वेंट्री डेवलप की उसको क्या नाम दिया गया है, 16 TF इन्वेंट्री, ठीक है। और कैटल ने व्यक्तित्वशील गुणों की जो संख्या बताई है, ठीक है, वो कितने हैं, 16 है, ठीक है, 16 है। और इसी के आधार पे इन्होंने एक मापन का भी क्या किया था, को प्रतिपादित किया था, जिसका नाम है 16 व्यक्तित्व कारक, 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर इन्वेंट्री, ठीक है, प्रश्नावली, वो डेवलप किया था व्यक्तित्व मापन के लिए, ठीक है, व्यक्तित्व मापन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है, ठीक है। देखिए व्यक्तित्व कहा जा रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के व्यक्तित्व की क्या की जा रही है, उसकी जीवन शैली की, उसके अपने व्यवहार, तौर तरीके, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जाए। ऐसे अध्ययन, ऐसे परीक्षण को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है व्यक्तित्व या व्यक्तिगत क्या होता है, अध्ययन, ठीक है। व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से ही क्या होता है, व्यक्ति के अपने, उसकी जो जीवन शैली है, उसके जो बिहेवियर है, जो उसका तरीका है, विचार है, भावनाओं है, उसको क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की क्या है, प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, ठीक है। तो देखिए व्यक्तित्व मापन की जो जो व्यक्तित्व मापन होती है उसके लिए क्या होते हैं, कुछ स्केल डेवलप किए गए हैं, कुछ विधियां हैं, ठीक है, टेक्निक है। और उसको क्या कहा जाता है, उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, उसको कैटेगराइज किया गया है दो भाग में। एक को बोला जाता है अप्रक्षेपी, अप्रक्षेपीय, और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है प्रक्षेपीय, ठीक है, प्रक्षेपी विधि, ठीक है। अब देखिए अप्रक्षेपी में क्या होता है कि इसमें भी दो तीन तरीके से किया जाता है। अप्रक्षेपी में पहला होता है जिसको बोला जाता है आत्मनिष्ठ, ठीक है, आत्मनिष्ठ प्रकार का होगा, आत्मनिष्ठ। दूसरा होगा जिसको बोला जाएगा, ये आपका पहला हो गया। दूसरा होता है जिसको बोला जाता है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। अब वस्तुनिष्ठ में क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ भी हो गया। और एक होता है जिसको मनोविश्लेषण विधि होता है, ठीक है, मनोविश्लेषण, जिसकी का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया था, ठीक है, मनोविश्लेषण। अब देखिए मनोविश्लेषण भी है, उसमें क्या होता है मनोविश्लेषण में कि इसमें होता है स्वप्न, स्वप्न विश्लेषण। इसमें होता है जिसको स्वतंत्र साहचर्य, साहचर्य बोला जाता है, एक तरह से स्वतंत्र साहचर्य होता है। ये विधियां हैं, ठीक है। अब देखिए आत्मनिष्ठ में क्या होता है, आत्मनिष्ठ में होता है आत्मकथा विधि, व्यक्तित्व इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली विधि, अनुसूची। ये सब आत्मनिष्ठ प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए वस्तुनिष्ठ में क्या होती है कि जहां पे आपके पास स्वतंत्र रूप से आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ क्राइटेरिया है, उसी के आधार पे आपको रिस्पॉन्स करना है। उसमें क्या होता है, निरीक्षण होते हैं, समाजमिति होते हैं, शारीरिक परीक्षण होती हैं, और जो क्रम निर्धारण मापनी है वो सब होगा, ठीक है। और प्रक्षेपी में क्या होता है, तो अभी आपने प्रक्षेपी में देखा कि जो भी स्याही दवा परीक्षण है वो सब प्रक्षेपी में आएंगे। टीएटी आते हैं, आपका जो सीएटी है, बाल अंतर्बोध, वो है, आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके प्रक्षेपी विधि होती है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये प्रक्षेपी है, ये प्रक्षेपीय है, ये भी क्या है आपका प्रक्षेपीय है। आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण ये भी क्या है, ये भी प्रक्षेपीय है, ठीक है। और ये क्या है, चूंकि एक मिनेसोटा जो एमएमपीआई है, मिनेसोटा मल्टीफैजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये क्या है, एक इन्वेंट्री है, क्वेश्चनेयर है, ठीक है।
और ये क्या होता है, ये आपका वस्तुनिष्ठ होता है, अप्रक्षेपीय होता है, ठीक है, ये अप्रक्षेपीय गुण का होता है, ठीक है, अप्रक्षेपीय परीक्षण है, ठीक है। तो अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा MMPI मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, बाइल, वात, वायु और कफ म्यूकस व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। आवश्यकता सिद्धांत ये आपका नहीं होगा, 3 गुण सिद्धांत ये भी नहीं है, ठीक है। मनोविश्लेषण सिद्धांत ये भी नहीं है, घटना क्रिया शास्त्र सिद्धांत ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, और जो सही आंसर है वो देखिए क्या है, उसको बोलते हैं प्रकार, ठीक है। प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत ही क्या किया गया है, इसको रखा गया है, किसको, जो पित्त, वात और कफ के आधार पे जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण हुआ है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या है, प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इनमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सही आंसर ये है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली जो दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को फिनोटाइप कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जीनोटाइप दिखाई नहीं देने वाली विशेषता होती है, फिनोटाइप क्या होती है कि उसके बिहेवियर में क्या होती है, ये दिखाई देती है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत इतिहास ये एक व्यक्तिगत विधि है, ठीक है, ये व्यक्तिगत विधि है। साक्षात तकनीक ये भी क्या है, व्यक्तिगत विधि है, ठीक है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो व्यक्तिगत नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका वस्तु सूची तकनीक, ये भी क्या है, व्यक्तिगत है, ठीक है। जो निर्धारण मापनी है वो व्यक्तिगत नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है ये क्या कहलाता है, वो तो उसको कहा जाता है सूक्ष्म प्रणाली, जिसमें व्यक्ति रहता है, ठीक है। व्यक्ति के बाद वाले जो प्रणाली होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो उसके क्लोज फ्रेंड हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सोसाइटी, फिर क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, और फिर सबसे लास्ट एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो डिवीजन किया गया है व्यक्ति जहां पे रहता है उसका, और इसको इस तरह की जो डिवीजन है वो देने वाले जिसका नाम है यूरी साइकोलॉजिस्ट का नाम है यूरी ब्रेन फ्रेनर, ठीक है, जिन्होंने ये डिवीजन दिया है, ठीक है, कि व्यक्ति जहां पे रहता है, किसके साथ इंटरेक्शन करता है, उस आधार पे कैटेगराइजेशन किया गया है, और उसको देने वाले का नाम है यूरी ब्रेन फ्रेनर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने दिया है कि पहले में क्या रहते हैं, सूक्ष्म प्रणाली कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, पर्सन रहता है। अगला होता है जिसमें क्या होता है, फैमिली आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है। अगला होता है उसमें क्या होता है, जो उसके सोशल होते हैं, जैसे मीडिया होता है, ये सब रहते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं, उसमें भी कुछ आते हैं, और सबसे लास्ट वाला एक और सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। देखिए जब भी आप किसी भी कैरियर का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, बहुत सारे आजकल एग्जाम हो रहे हैं जिसमें क्या होता है, आप देखते हो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर करने के लिए नहीं होता, ठीक है, या फिर आपकी जो स्वभावगत
जो आपका नेचुरल जो टेंडेंसीज है उसको मेजर करने के लिए नहीं होता, या सांस्कृतिक की स्पिरिट, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है, वो भी मेजर करना काम नहीं होता। ठीक है, तो जो व्यवसाय में जो टेस्ट होता है, आप देखते होइएगा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, वो आपके एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए होता है, जो आपकी क्षमता है। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपके जो अंदर जो गुण है उसके आधार पे आप फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे, आप फ्यूचर में आपकी जो प्रदर्शन है, क्षमता है, वो कैसे रहेगी। मतलब कि जो आपकी वर्तमान वर्तमान जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसके आधार पे आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा होगा। उसी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, एप्टीट्यूड में अंतर को ही व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के द्वारा समझा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। तो अब आप क्या करिए, ये जो आपका गलत है इसको इरेज करिए। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिक्षमता में अंतर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इस क्लास को आप समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले यूनिट को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे इंटेलिजेंस और बुद्धि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपके लिए अगर ये बेनिफिशियल है, तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ इसको एक तरह से दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और कोशिश करिए कि आप बेहतर ढंग से रीट मेंस की तैयारी करें। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।